नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं आपके साथ आरुषि पुंडीर। देश में इस वक्त अगर कहीं कोई चर्चा है तो वो है चुनावों की। नतीजों से पहले ही ईवीएम का जिन बाहर आ गया है। विपक्षी नेताओं ने नतीजों से पहले ही ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ईवीएम की निगरानी करवा रहे हैं और निगरानी भी ऐसी वैसी नहीं है। वो अपने कार्यकर्ताओं की 8-8 घंटे की शिफ्ट लगाकर ईवीएम की निगरानी करवा रहे हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी से अखिलेश की हालत इस समय बहुत पतली है। सही बात तो यह है कि ईवीएम को अकेले बेचारे अखिलेश ही नहीं कोस रहे हैं। कांग्रेस, बसपा, आरजेडी, टीएमसी लगभग इन सभी पार्टियों ने ईवीएम को कोसा है और ये इन सभी पार्टियों का कोई नया एजेंडा नहीं है, कोई नई चाल नहीं है। दरअसल विपक्ष भी वही कर रहा है जो कभी बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए किया है। चलिए आपको बताते हैं कैसे। साल 2004 में पहली बार ईवीएम से चुनाव करवाए गए। 2009 में हुए चुनाव में यूपीए ने संपूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। वो पहली बार था जब देश में ईवीएम में गड़बड़ी की बात उठाई गई और उस वक्त ईवीएम पर सवाल उठाने वाली पार्टी थी बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट ओवर ईवीएम मशीन की भूमिका लिखी थी। इसके बाद देश में चुनाव नतीजों से पहले ईवीएम पर सवाल उठाने का चलन चला। तो बताते हैं वो कैसे। 2009 में ही उड़ीसा विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल ने फिर से सरकार बनने के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेता जेबी पटनायक ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में नवीन पटनायक की सरकार बनने के पीछे ईवीएम मशीन ही है। तो उधर कांग्रेस के कद्दावर नेता और असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का जिम्मेदार ईवीएम को ठहरा दिया था। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव और टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता को संदिग्ध मानती हैं। अब बात उत्तर प्रदेश के 2017 चुनाव की। बीजेपी की जीत के बाद मायावती ने भी जोर शोर से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने तो राज्य विधानसभा में ईवीएम हैक का ट्रायल भी पेश किया था। अरविंद केजरीवाल ने कई बार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की थी। ईवीएम हैकिंग का ट्रायल देने वाले महाज्ञानी अकेले केजरीवाल नहीं है। इस लाइन में कांग्रेस के कई नेताओं के नाम शामिल हैं। हमारे देश के विपक्ष ने ईवीएम हैकिंग का मुद्दा लंदन के हैकथॉन के कार्यक्रम में भी उठाया था। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस देश की राजनीति में ईवीएम पर सवाल उठाने की फ्रीक्वेंसी कितनी तेजी से बढ़ी है। विपक्ष में चाहे कोई भी हो, उसे अपनी हार का ठीकरा सिर्फ और सिर्फ ईवीएम पर फोड़ना है। तो ताजा उदाहरण आपके सामने अखिलेश यादव हैं। नतीजे आने से पहले ही उनका हाल है नाच ना आवे तो आंगन टेढ़ा। तो राहुल गांधी को भी देख लीजिए, उनसे और उनकी पूरी पार्टी से देश में अपना अस्तित्व तो बचाया नहीं जा रहा है। जनता का भरोसा जीत पाने में सबसे नकारा रहे हैं राहुल गांधी। लोग उन्हें सीरियस नहीं लेते, उनकी बातों को और उनके वादों को कैसे ले लें। अब बात फैक्ट्स की करते हैं। क्या वाकई ईवीएम हैक हो सकती है? क्या वाकई बीजेपी पर विपक्षी दलों के ये आरोपों में कोई भी दम है? ईवीएम बदलना या वोट चोरी करना वाकई में संभव है? क्या बीजेपी सच में ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती रही है? तो इसका भी आंकड़ा आप देख लीजिए। इसे आसान भाषा में आपको मैं समझा देती हूँ। जिस तरह से हमारी मोटरसाइकिल या कार का एक नंबर होता है, उसी तरह से देश में मौजूद हर ईवीएम का एक नंबर होता है। ईवीएम का निर्माण भेल कंपनी की ओर से किया जाता है, लेकिन इसको बनाने और रख रखाव तक की पूरी व्यवस्था ऐसी है कि इसे बदलना या चुराना किसी रिजर्व बैंक को लूटने से भी ज्यादा कठिन है। तो आप समझ रहे हैं ना, रिजर्व बैंक में चोरी से भी कठिन है ये। तो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको इसे समझाती हूँ। हर ईवीएम का एक यूनिक नंबर होता है और एक नंबर की देश में 2 ईवीएम नहीं हो सकती। एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले में जब ईवीएम भेजा जाता है तो उसका नंबर भारत निर्वाचन आयोग के पास रिकॉर्ड होता है। जिला मुख्यालय में ईवीएम आने के बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भेल के इंजीनियर तकनीकी जांच करते हैं। जांच में खराब ईवीएम भेल के वेयरहाउस चला जाता है। कुल ईवीएम का 25% प्रशिक्षण के लिए रिजर्व रख लिया जाता है। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रतिनियुक्ति ऑब्जर्वर, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, डीएम, संबंधित निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में ईवीएम का फर्स्ट रेंडमाइजेशन किया जाता है।
इसके बाद स्ट्रांग रूम में ईवीएम को स्टॉक कर दिया जाता है। चुनाव से 72 घंटे पहले एक बार फिर इन सभी प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। 10% रिजर्व रख लिया जाता है। सेकेंड रैंडमाइजेशन के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साथ सभी प्रत्याशियों के एजेंट, विधानसभा वॉर ऑब्जर्वर, निर्वाचन अधिकारी, डीएम, केंद्रीय अर्धसैनिक बल की उपस्थिति में स्टैटिक मजिस्ट्रेट को पोलिंग के लिए ईवीएम दिया जाता है। किस नंबर का ईवीएम किस बूथ पर गया है, इसकी सूची प्रत्याशियों के एजेंट को भी दी जाती है। इसकी कॉपी ऑब्जर्वर के माध्यम से चुनाव आयोग तक भी भेजी जाती है। सुरक्षा बलों की निगरानी में स्टैटिक मजिस्ट्रेट बूथ तक ईवीएम पहुंचाते हैं। किस ईवीएम में कितना वोट पड़ा है, इसका रिकॉर्ड पीठासन अधिकारी के माध्यम से पोलिंग एजेंट के साथ साथ ऑब्जर्वर तक को उपलब्ध कराया जाता है। पोलिंग के बाद सुरक्षा बलों की निगरानी में स्टैटिक मजिस्ट्रेट स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा करवाते हैं। तो ऐसे में ईवीएम को बदलना या उससे वोट चोरी करना संभव कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी अगर इसमें कहीं कोई शक है या इसमें कहीं कोई भी गड़बड़ी है तो इस प्रक्रिया की जांच जरूर होनी चाहिए। मगर राजनीतिक पार्टियों को क्या चाहिए? राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि वो अपनी हार को जनता का आदेश मानकर सम्मान पूर्वक स्वीकार करें, स्वयं की कमियों पर काम करें, क्योंकि पार्टी कोई भी हो पर सुधार की गुंजाइश हमेशा जागती रहनी चाहिए और यूं ही चलती रहनी चाहिए। फिलहाल मैं चलती हूं, फिर लेकर आऊंगी कोई नया मुद्दा, कोई नई जानकारी। नमस्कार।